Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 1 जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 to 7 सॉल्व। ओके, सो इसके पहले के सारे क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियोस में कर रखे हैं, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। और आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। ओके एवरीवन, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। f is given as 1 3 4 2 1 2 5। ओके, दैट मीन्स ये एरो से डिफाइन किया गया है, मतलब ये क्या है, हमारा डोमेन है और ये क्या है, हमारा कोडोमेन है। अभी हम इसको रेंज नहीं कह सकते जब तक कि हमें पता नहीं है कि इस पर्टिकुलर 1 के लिए क्या वैल्यू है, 3 और 4 के लिए क्या वैल्यूज़ है। ओके, सो जब भी इस तरीके से डिफाइंड होता है और ये नहीं बताया गया है कि क्या ये रेंज है, तो हम इसको तब तक कंसिडर करते हैं कि दिस इज कोडोमेन। फाइन। अब सिमिलरली f यहाँ पे g भी गिवन है, इसमें भी ये डोमेन है 1 to 5 एज वेल एज यहाँ पे कोडोमेन है 1 3। डन। नाउ f इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन को हमने किसी x और y के फॉर्म में डिफाइन नहीं किया है। क्या किया है? प्रॉपर मैपिंग यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड पेयर के तरीके से दिखा दिया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि जो 1 की आउटपुट है वो 2 है, 3 की आउटपुट 5 है और 4 की आउटपुट 1 है। डन। ओके, नाउ g is also defined in the same manner. Perfect. Now what we have to do? We have to write down GOF. Now what is your GOF? This is not GOF. You can say GOF also, but इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं होता। जैसे यहाँ पे LET let होता है तो उसका मतलब कुछ है, AND and है तो उसका कुछ मतलब है। This is not any English word जिसका आप मीनिंग कुछ समझोगे। ये क्या है, इस फंक्शन को हमने इस तरीके से लिखा है, that means G is a function of F. That means G is a function of F of X. ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड जानना पड़ेगा, वो है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कुछ लोगों को याद होगा, पता होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले आपने इसको पढ़ा जरूर से होगा, राइट। अगर नहीं समझ में आई है या समझ में आई भी है तो चलो मैं एकदम शॉर्टकट में इसको रिकॉल करा देती हूँ, ठीक है, सो दैट इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी ना आए। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की जब मैं बात करती हूँ तो चलो मैंने यहाँ पे ना ऐसे 3 मैपिंग बना ली। ठीक है, ये है हमारा, सपोज इसके अंदर है x वैल्यूज़, ओके, इसके अंदर हमारी y वैल्यूज़ और इसके अंदर हमारी z वैल्यूज़। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एक ही वैल्यू है, जस्ट मैंने कंसिडर कर लिया है कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ओके, अब ये जो डिफाइंड है इस तरह से डिफाइंड है कि ये है फंक्शन f। ओके, जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि y इज़ क्या है, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। अब सब बोलोगे, दैट मीन्स इस फंक्शन में जब भी हम x इनपुट में रखेंगे यहाँ पे, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, जो भी यहाँ पे है जो कि है हमारा y, इजंट इट। तो इस तरीके से हो गया। तो ये है सपोज हमारा A, ये है B और ये है C। जस्ट इमेजिन। डन। अब यहाँ से सिमिलरली अगर मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर दूँ जो कि हमारा G है, ओके, सो G अगर मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है B to C, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं Z को लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ, Z इक्वल्स टू हियर C, दिस इज नॉट F, so this is function G. So G of what is the variable here? Y. So I can write Y, है ना, कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ पे समझ में आ गई ये बात। अब देखो, अगर मैं z को g ऑफ y लिख रही हूँ और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है, यहाँ पे अंदर में हम एट द प्लेस ऑफ y यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं f ऑफ x, इजंट इट, लिख सकते हैं, राइट। अब देखो ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, दिस इज g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x को ही हम बोलते हैं GOF, एंड दिस इज योर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो g ऑफ f, समटाइम्स हम इसको x भी लिख देते हैं। ऑफ व्हाट, यहाँ पे इनपुट क्या है, x है। गॉट इट। तो यहाँ पे जब हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इस तरीके से, जैसे हमने एरो से यहाँ पे f दिखाया है, g दिखाया है, तो अगर हम GOF रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
दिस, दैट मीन्स हियर इट इज व्हाट, g इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x। तो इनपुट क्या ले रहे हैं यहाँ से x और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, सी इनपुट इज हियर x एंड आउटपुट इज व्हाट, आउटपुट इज हियर z। गॉट द आइडिया, क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट करना। अब कोई एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब सिंपल सा एग्जाम्पल कोई भी ले लो, सपोज मैंने ले लिया कि आप लोग कहीं गए हो बाहर, कुछ वहाँ डिबेट कॉम्पिटिशन है, ओके। चलो आप लोग गए हो डिबेट कॉम्पिटिशन, और डिबेट का कंडीशन क्या था ना कि सारे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आने हैं, कलर्स के ड्रेस, सपोज शर्ट, सारे जो भी गर्ल्स बॉयज जो भी हैं सबको डिफरेंट कलर्स के ड्रेसेस में आने हैं, ओके। तो अब वहाँ पे आप गए, अपने स्कूल के सारे बच्चों को तो आप पहचानते थे, तो चलो ठीक है, आपको पता है कि किसने कैसा दिया, क्या नाम है उसका, कैसा स्पीच दिया। अब जब आपने देखा कि स्पीच का जो रिजल्ट आया है उसमें से, मतलब आप जब आप दे रहे थे तो आपने देखा कि एक रेड कलर का शर्ट पहना हुआ एक बच्चा था, उसने बहुत अच्छी स्पीच दी है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लू कलर के बच्चे ने और भी मतलब उसने भी बहुत अच्छी स्पीच दी है और वो उसमें सेकंड आया है, और रेड कलर वाला जो है फर्स्ट आया है, ओके। तो अब जब मैं कोई बाहर से, चलो मैं ही आके आपसे पूछती हूँ कि भाई बताओ क्या रिजल्ट आया है आपके स्पीच का, तो आप क्या बोलोगे। सपोज उस बच्चे का आप नाम नहीं जानते थे, बट आपने देखा कि उसने बहुत अच्छा दिया है, तो आप बोलोगे, और बोला फर्स्ट है, वो फर्स्ट आया है और ब्लू वाला सेकंड आया है, तो आप मुझे क्या बताओगे, आप बताओगे कि रेड कलर वाला बच्चा सेकंड फर्स्ट आया है और ब्लू कलर वाला बच्चा सेकंड आया है, ठीक है, ड्रेस वाला। तो अब मुझे अगर उसका नाम जानना है तो मैं क्या करूँगी, जाके चेक करूँगी कि उस रेड कलर का शर्ट किस बच्चे ने पहना है और वो ब्लू कलर का शर्ट किस बच्चे ने पहना है। गॉट इट। तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 फंक्शन है या नहीं। दैट मीन्स देखो पहला क्या फंक्शन है यहाँ पे, अगर मैं एट द प्लेस ऑफ एक्स सपोज समझ लेती हूँ कि यहाँ पे कलर्स हैं, सारे कलर्स जो भी शर्ट के हैं वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, और यहाँ पे जो है ये नाम, सपोज यहाँ पे नेम है, ओके, ये नेम है हमारा, ये कलर्स है और ये है हमारा रिजल्ट, राइट। ये 3 चीज़ें हैं हमारी, ओके। आपने मुझे बताया कि रिजल्ट जो आया है, जो रेड कलर का बच्चा पहना था शर्ट, वो फर्स्ट किया है, और जो ब्लू कलर का जिसने शर्ट पहना था वो हमारा बच्चा सेकंड किया है, ठीक है। आपने मुझे ये चीज़ें बताई यहाँ पे। अब मुझे जानना है, यहाँ पे कलर था, चलो अब इस कलर वाले चीज़ को, एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, इससे रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया नेम ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पे जो है कलर्स जिसने पहने हैं किस किस कलर के, ठीक है, ड्रेस। अब यहाँ पे है हमारा रिजल्ट, सपोज इस जेड के अंदर, ओके। तो यहाँ पे है रिजल्ट हमारा। आपने मुझे बताया कि फर्स्ट और सेकंड का आपको पता चला है, और कैसे पता चला है कि एक बच्चा जो था वो रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था, वो हुआ है हमारा फर्स्ट, और दूसरा बच्चा जो है वो ब्लू कलर का पहना था, वो हुआ है हमारा सेकंड, ठीक है। आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। अब मुझे जानना है कि उस रेड कलर के बच्चे और ब्लू कलर के बच्चे का नाम क्या था। तो जब मैं नाम के लिए पता करूँगी तो मुझे यहाँ सपोज उस बच्चे का नाम था यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो मैं यहाँ से पता करूँगी कि अल्फ़ा ने रेड कलर शर्ट पहना था और बीटा ने ब्लू कलर का शर्ट पहना था, राइट। तो मुझे इस दोनों का नाम जानने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे अगर जानना है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट और सेकंड किया है, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, राइट। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मिला या नहीं। फर्स्ट वाला रेड पहना है और रेड का नाम है अल्फ़ा, दैट मीन्स अल्फ़ा यहाँ पे फर्स्ट आया है, और बीटा यहाँ पे ब्लू पहना है तो ये सेकंड आया है, सो बीटा इज सेकंड। गॉट द आइडिया। दैट मीन्स हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में भी आती है, तो अगर हमें उसका फाइनल रिजल्ट जानना है, फाइनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम कैसे कोरिलेट करते हैं, फ्रॉम दिस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। गॉट द आइडिया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप डेली लाइफ में भी देखोगे ना, तो आपके पास सो मेनी एग्जांपल्स होते हैं। जस्ट लाइक ये वाला एग्जांपल देखा, अगर सोचो फीवर आता है, ठीक है, फीवर आता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर हुआ वो एक फंक्शन हुआ। अब उसकी क्या आउटपुट हो रही है कि हमें फीवर आया हुआ है, ठीक है। और फीवर कहाँ से आया हुआ है, फीवर हो सकता है कि हमने कुछ बहुत ठंडा खा लिया और धूप में भाग गए, या फिर हमें कुछ वायरस से अफेक्टेड हो गए हैं, या तो फिर हमें बैक्टीरिया किसी ने मतलब पकड़ के रखा हुआ है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। सो सी टेम्परेचर इज रिलेटेड टू फंक्शन दैट फीवर। नाउ फीवर इज रिलेटेड टू कहाँ से आया है, इनपुट यहाँ पे आया है किसी भी चीज़ से, कोई भी एक हो सकती है चीज़ें हमारी, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी, राइट। तो यहाँ पे भी देखो, अगर हम टेम्परेचर का कर्व जानना चाहें कि क्या रीज़न है, तो हम यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं फ्रॉम दिस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अंडरस्टूड। दैट मीन्स रियल लाइफ में भी सो मेनी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम इसको डील करते हैं, ओके। सो अब ये सारे एग्जाम्पल्स को रखते हैं एक साइड। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया है कि हम कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ। डन, ओके। तो अब
जो भी गिवन है हमारे पास फंक्शन, ठीक है, मैं उसको मैप कर लेती हूँ, एरो डायग्राम से दिखाती हूँ, सो दैट बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना और आंसर लिखना। सो व्हाट इज आवर हियर 3 थिंग्स, सी 1 यहाँ पे f जो है डिफाइंड है फ्रॉम 1 3 4 एंड 1 to 5, तो ये हो गया 1 3 4 और ये हो गया हमारा यहाँ पे आउटपुट जो है दैट मीन्स कोडोमेन 1 to 5 है। ओके, ये है हमारा, एंड दिस इज रिलेटेड बाय विच फंक्शन f, जो लिखा है मैंने बस वही दिखाया है। अब देखो ये 1 to 5 यहाँ पे है और इससे ये डोमेन बन जाता है g का, और आउटपुट क्या आ रही है यहाँ पे, दैट मीन्स कोडोमेन में क्या है 1 3। सो लेट मी जस्ट शो हियर, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन हियर इन दिस वे कि ये जो है g फंक्शन और इसकी इनपुट है 1 to 5 और आउटपुट है 1 3, राइट, दैट मीन्स दिस इज अ कोडोमेन। अब देखते हैं कि किस तरह से फंक्शन मैप्ड है। सो f इज मैप फ्रॉम 1 to 2, तो चलो 1 को 2 से मैप कर दिया हमने। 3 is mapped with 5, so 3 is mapped with 5, done. Now 4 is mapped with 1, so fine, 4 is mapped with 1. So हमने देख लिया यहाँ पे कि क्या है, ये फंक्शन इस तरीके से मैप्ड है। ओके, अब चलो, और ये आप देख भी बता भी सकते हो कि 1 1 है और ऑन 2 है, कोई भी यहाँ पे छूटा नहीं है और सारे एक एक से ही रिलेटेड है। डन। अब चलते हैं जी की तरफ। जी में किस तरीके से डिफाइंड है, सी 1 इज रिलेटेड टू 3, सो 1 इज रिलेटेड टू 3, आपने यहाँ पे एरो दिखा दिया। Now 2 is related to what? 2 is related to 3 again. Okay, so this is your many one function, isn't it? Fine. Now 5 is related to 1, so 5 को कर दिया आपने 1 से। अब ये हमारे पास जो है गिवन है, बस हमने वो लिख दिया है एज इट इज़। अब हमें लिखना है GOF। आपको पता है, अभी मैंने आपको समझाया था कि GOF कैसे लिखते हैं। GOF लिखते हैं हम इस तरीके से, ये हो जाता है हमारा GOF, दैट मीन्स G इज़ अ फंक्शन ऑफ F। सो हियर f इज़ अ फंक्शन ऑफ x, सो दैट मीन्स यहाँ पे इनपुट जो होगी वो हो जाएगी x और आउटपुट जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी z, और z यहाँ पे क्या है ये, और इनपुट x क्या है हमारे पास ये। समझ में आई बात? दैट मीन्स अगर GOF के हम डोमेन और कोडोमेन की बात करें तो यहाँ पे डोमेन इसका हो जाएगा 1 3 4 और ये हो जाएगा इसका कोडोमेन 1 3। अंडरस्टूड? अब चेक करेंगे कि रेंज क्या है। फाइन, तो अब इसका अगर वैल्यू हमें लिखनी है, देयरफॉर GOF ऑफ व्हाट, हमारे पास इनपुट कहाँ से आएगा, यहाँ से x की वैल्यूज, दैट मीन्स f की वैल्यूज। सो यहाँ पे हमारे पास सपोज पहला है 1, तो क्या लिखेंगे हम, बताओ मुझे। 1 इज रिलेटेड टू 2, नाउ 2 इज रिलेटेड टू व्हाट 3, सो आउटपुट क्या आ रहा है, परफेक्ट 3। अंडरस्टूड? नाउ सिमिलरली GOF, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे इनपुट हमारे पास थी, x की वैल्यूज लेनी है, x यहाँ से मिल रहा है हमें तो 3 है। ओके, और उसके बाद हमारे पास 3 के लिए क्या वैल्यू आ रही है, 3 इज गोइंग टू 5 एंड 5 इज गोइंग टू 1, सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर आउटपुट एज 1। डन हियर। नाउ जस्ट सी अगेन, ये जो है इनपुट यहाँ पे हो जाएगी 4, 4 की आउटपुट हो रही है 1 और 1 की आउटपुट हो रही है 3, दैट मीन्स जब हम यहाँ पे GOF ऑफ 4 लिखेंगे, सो व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग, दिस 3। अंडरस्टूड? अब इसी को इस तरीके से हम मैप भी कर सकते हैं। जस्ट सी हाउ एम आई मैपिंग हियर। एक हमने ये ले लिया, एक ले लिया हमने ये वाला बॉक्स, सो यहाँ पे ये जो है ये अब हमारा हो गया है GOF जो हमने जस्ट अभी अभी निकाला है, राइट। तो जब हम GOF यहाँ से लिखेंगे तो क्या क्या इनपुट है यहाँ पे 1 3 4 जो कि हमारे पास इसमें था फर्स्ट वाले में, सो हमने लिख दिया 1 3 4। अब हमारे पास आउटपुट क्या क्या आ रहा है, 3 1 3, दैट मीन्स 3 1 3 है तो हम रिपीट तो नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 3 ओनली। गॉट द आइडिया? क्यों? बिकॉज हम कभी भी किसी सेट में नंबर रिपीट नहीं करते, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, राइट। तो 1 3 से लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब बस हमें उसे मैप करनी है, तो 1 को 3 से, 3 को 1 से, सो 1 को 3 से कर दिया मैप, 3 को 1 से कर दिया मैप, अब 4 को भी हमें 3 से करना है। So what we have got, 1 3 4 is in input and output में क्या आ रहा है 1 3. So this is our answer. But हमें क्वेश्चन में किस तरीके से given था f and g, so उसी तरीके से हमें आंसर भी लिखना होगा. Therefore what we can write, GOF equals to, क्या लिखेंगे बताओ मुझे? Yes, 1 2 3, then 3 2 1 as well as 4 2 3. अंडरस्टूड? हमने आपको हमेशा से ही ये फोकस कराया है कि जिस भी तरीके से, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करो, जिस भी तरीके से क्वेश्चन होगा उसी तरीके से हमें आंसर भी देना है. आपके सारे आंसर सही हैं, ये भी सही है एक तरीका, ये भी दूसरा तरीका है, ये भी परफेक्टली फाइन है, और ये जो है ये भी परफेक्टली फाइन है. बट वी हैव टू चूज हियर विच फॉर्म, दिस फॉर्म.
Why? Because in this form only the question is given. Understood? Fine. So let's move to the next question. तो चलो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सी इसमें क्या करना है. लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर. बोल्ड लेटर्स में आर टू आर. आप सबको पता है क्या मीनिंग है. यस, रियल नंबर टू रियल नंबर. दैट मीन्स डोमेन इज ऑल्सो रियल एज वेल एज कोडोमेन इज ऑल्सो रियल. फाइन. अब है शो दैट टू थिंग्स वी हैव टू शो. क्या है पहला है एफ प्लस जी ऑफ एच. सी, ये जैसे लिखा हुआ है ना, तो देख के घबराना मत. यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है डिफिकल्ट. अभी आपने पढ़ा कि जी ओ एच क्या होता है, एफ ओ जी क्या होता है, राइट. अभी हमने देखा जब ये फंक्शन जिस तरह से डिफाइंड होता है उसको हम बस लिखने का तरीका जो है वो इस तरह से लिखते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. एफ प्लस जी है, दैट मीन्स एफ इज ऑल्सो अ फंक्शन, जी इज ऑल्सो फंक्शन, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है. और वो कहाँ से कहाँ है, आर टू आर. ऑफ एच, एच इज ऑल्सो वन फंक्शन. अगर ये इस तरीके से गिवन है तो बस जस्ट ये प्लस साइन जो है ना वो बीच में आ गई है. यहाँ पे एफ ओ एच प्लस जी ओ एच होगा. ये होता है, ठीक है. ये आप बाद में जब आप यूज़ करते करते देखोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आप इसको यूज़ करके लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर. बट हियर यू हैव टू शो दिस थ्योरम ओनली. ठीक है. तो इस थ्योरम, ये एक्चुअली जनरली ये थ्योरम्स हैं और यू कैन से द कंडीशंस है जो कि आप डायरेक्टली उसको याद कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो. बट हियर यू हैव टू जस्ट प्रूव दैट. ठीक है. तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी. तो पहला वाला सपोज इसको हमने ले लिया यहाँ पे. पहले वाले के लिए लेट अस अज्यूम हियर एक्स इज, कोई भी एक ले लो, एलिमेंट है जो बिलोंग करता है डोमेन में. ठीक है. तो डोमेन यहाँ पे क्या है, आर, और कोडोमेन भी यहाँ पे आर है. सो लेट्स अज्यूम दैट एक्स बिलोंग्स टू आर. क्यों मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि हमें डिफाइन करना है फंक्शन, और फंक्शन किस लिए डिफाइंड होती है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए. तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि एक्स कोई भी वेरिएबल है, एलिमेंट है. तो अब देयरफॉर LHS, what is LHS for us here in this case? LHS means left hand side. तो यहाँ से चेक कर लो, this is what, F plus G, right, of H. So हमने ले लिया F plus G of H. Okay. अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F plus G of H है. So can I write this as F plus G of H. इसको ले लिया हमने एक कैपिटल ब्रैकेट के अंदर सो दैट ये सारा कुछ एक साथ आ जाए. अब ये किसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वेरिएबल और सो यू कैन से कि एलिमेंट के लिए. ठीक है. और वो बिलोंग करता है रियल नंबर के लिए. और हमें बोला भी गया है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, आर टू आर. तो इसमें कुछ भी गलती नहीं हमने करी है, सब कुछ एज इट इज़ लिख लिया है. डन. अब इसको हमें ब्रेक करना है. फाइन. टू गेट द आर एच एस, दैट मीन्स राइट हैंड साइड रिजल्ट. तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सी, इसको हम अगेन लिख सकते हैं एफ प्लस जी है, एज इट इज रहने दो, ऑफ एच एक्स. सो यहाँ पे देखो ऑफ का मतलब ये होता है कि ऑफ फंक्शन समथिंग. तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ऑफ एच ऑफ एक्स, राइट, हम लिख सकते हैं. ठीक है. तो जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, अब मुझे बताओ एच ऑफ एक्स इज अ फंक्शन यहाँ पे आ गया जो कि यहाँ पे था. अब इस एफ के साथ एच का और जी के साथ एच का रिलेशन किस तरह से डिफाइंड होगा, जस्ट सी हियर. ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एच ऑफ एक्स. ठीक है. प्लस यहाँ पे आ गया, जैसे आप यूनियन इंटरसेक्शन सब में भी करते थे, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं. बस यहाँ पे अब क्या कर लो, ये हो जाएगा जी. सो दिस इज योर जी ऑफ व्हाट, एच ऑफ एक्स. कैन आई राइट? सब बोलोगे यस वी कैन राइट. अब बताओ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स का क्या मतलब है. इसका मतलब है एफ ऑफ एच ओनली, इजंट इट, ऑफ एक्स. परफेक्ट. नाउ हियर दिस इज ऑल्सो जी ऑफ, इस ब्रैकेट की जगह ओ लिख सकते हैं हम, दैट मीन्स दैट इज ऑफ. सो जी ओ एच ऑफ व्हाट, एक्स ओनली. गॉट इट. अब इस x को हटा दो बिकॉज यहाँ पे हमें इस तरीके से हम यहाँ पे x नहीं लिए हैं. तो इसका क्या मतलब हो जाता है, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच. अब देख लो यहाँ पे कि क्या हमारे RHS में ये चीज़ें है या नहीं है. सो सी एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, दैट इज आवर नथिंग बट RHS, दैट इज राइट हैंड साइड. सो दिस इज व्हाट प्रूव्ड, इजंट इट. बहुत सिंपल सा था, बस लिखने का तरीका जो है वो देखना है यहाँ पे और दैट्स ऑल. बढ़ते जाओ, आपके पास आंसर आ ही जाना है. अंडरस्टूड. सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके थ्योरम की तरफ और ये हमें प्रूव करना है उसकी तरफ. सो फॉर दिस वन लेट अस सी हियर व्हाट इज योर LHS. LHS क्या है यहाँ पे, एफ डॉट जी, ओके, ऑफ एच. तो सेम चीज़ें पहले लिख लेते हैं, यही है हमारे पास. अब यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया है दिस, लेट
x बिलोंग्स टू r, दिस इज फॉर बोथ द कंडीशंस, ठीक है। x को हमने दोनों में देख लिया है कि एक वेरिएबल है और एलिमेंट है जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, जब इसको x के साथ यहाँ पे रिलेशन में करवाते हैं, इनपुट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सेम वे में f.g ऑफ h है, इसको हमने ले लिया इनसाइड अ ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या है, किसके लिए फंक्शन डिफाइंड, ये टोटल जो है हमारा फंक्शन है किसके लिए डिफाइंड है, x के लिए, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर लाइक दिस x, ओके। अब देखो ये x के लिए डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे, इसको बस ब्रेक करना है। o है तो o का मतलब होता है ब्रैकेट, और h यहाँ पे है और साथ में x है, तो हम इसको लिख सकते हैं साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ h ऑफ x, राइट, कोई गलती नहीं है इसमें, डन। अब देखो सेम चीज़ है, यहाँ पे ब्रेक कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ h ऑफ x डॉट g ऑफ h ऑफ x, इजंट इट। अब चेक करो यहाँ पे हम यहाँ से कर सकते हैं कि नहीं, f ऑफ h ऑफ x, तो यहाँ ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कौन सा लेटर आएगा, o, तो यहाँ पे लिखो f o h ऑफ व्हाट, x ओनली, डॉट ये एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे g ऑफ h ऑफ x, सेम वे। अब यहाँ पे x हमने वेरिएबल लिया था, इसको यहाँ से हटा दो क्योंकि हमें वो प्रूव करना है, तो क्या हो जाएगा ये f o h डॉट g o h। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे कि क्या हमारा ये RHS है, we can see कि yes ये RHS है, FOH डॉट GOH and this is what RHS। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया ना, and this is done, got it, right? So let's move to the next question now. So now let's move to the next question, that is question number 3। इसमें क्या कहना है हमें, फाइंड GOF एंड FOG। यहाँ पे हमें GOF एज वेल एज FOG निकालना है, कब, जबकि दो कंडीशंस गिवन है। पहला वाला है fx इज डिफाइंड इन दिस वे एंड gx इज डिफाइंड इन दिस वे, और दूसरा वाला भी जो है fx और gx की वैल्यू दी गई है, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है। अब दोनों ही हमें क्वेश्चंस में, दैट मीन्स के दो पार्ट है, तो एक क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें निकालनी है, GOF जब कि इनपुट क्या होगा हमारा x, ठीक है, और FOG दैट मीन्स इनपुट यहाँ पे क्या होगा, अगर आप पहला वाला मैपिंग याद करो तो y, अंडरस्टूड। क्या मतलब है, दैट मीन्स जब हम GOF की बात करते हैं तो इनपुट यहाँ पे आता है जो कि इनपुट था f का, ओके। अब जब हम FOG की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनपुट आएगा वो आएगा जो कि हमारे पास इनपुट थी g की, समझ में आई बात, ओके। सो यही पे यहाँ पे करना है और हमें चेक करना है कि क्या वैल्यूज आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर के लिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, f ऑफ x लिख दिया हमने, इट इज गिवन एज मॉड ऑफ x एंड GOF क्या दिया हुआ है, दोनों हमने इक्वेशंस लिख लिए, यहाँ पे फंक्शंस लिख लिए। अब सबसे पहले क्या निकालने का मन है, जो भी पहले दिया है चलो उसी को निकालते हैं। देयरफॉर व्हाट विल बी योर GOF। GOF का मतलब क्या है, नथिंग बट वी कैन राइट एज GOF ऑफ x, फाइन। अब इसका क्या मतलब होता है, G ऑफ, इस O की जगह अभी आपको समझाया था मैंने, अगर ये ब्रैकेट है तो O लिख सकते हैं, O है तो हम ब्रैकेट दे सकते हैं, वाइस वर्सा। सो GO that means G of function of what, f of x। अब देखो it's so simple isn't it, that means G function है किसका, f of x का, right? that means यहाँ पे fx की जगह पे जो भी चीज़ें होंगी, चाहे यहाँ पे पापड़ हो, सब्जी हो, आलू हो, रोटी हो, कुछ भी हो, उसको इस फंक्शन में रख देना है ना, जो भी है एज इट इज। आप कुछ सोचो ही मत कि क्या है इसके अंदर, कुछ भी है। अगर ये x रहता तो आप यहाँ पे लिखते थे ना 5x - 2। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे रसगुल्ले रख दूँ तो सारे रसगुल्लों को यहाँ पे रख दोगे आप x की जगह पे, डन। तो चलो अब मैं इसको लिखना चाहती हूँ, तो कैसे लिखूंगी, सबसे पहले तो fx की वैल्यूज आप लिख दो। क्या है fx की वैल्यू यहाँ पे, मॉड x, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब देखो gx कैसे डिफाइंड होता है, इसको आप भूल जाओ कि क्या है, g कैसे डिफाइंड है, इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके को यहाँ पे हम लिखेंगे, बट क्या याद रखेंगे कि ये जो x वैल्यू है ये क्या है, अब ये है हमारा ये वाला जो यहाँ से हमारे पास इनपुट है ना, इस इनपुट को हम यहाँ चेंज कर देंगे एट द प्लेस ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 है, एट द प्लेस ऑफ x हम ये चीज़ लिखेंगे। तो ये चीज़ क्या है, मॉड x, ये हमारे पास इनपुट है, यहाँ -2 एज इट इज़ रह जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे x स्क्वायर होता तो ये मॉड x का स्क्वायर हो जाता, अगर यहाँ पे 2x रहता तो यहाँ पे भी 2 × मॉड x आ जाता। अंडरस्टूड, क्या डिफरेंस है यहाँ पे, फाइन। सो दिस इज नथिंग। अब इसके आगे कुछ करना ही नहीं है हमें, क्योंकि इसको सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि x की वैल्यूज गिवन नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर,
So this is the answer of GOF. Done. Now we have to do what? FOG. So let's do the FOG. इसी के लिए हमें FOG भी निकालना है। तो FOG क्या हो जाएगा? FOG को आपको बता दिया मैंने अभी कि फंक्शन किसी का लेना होता है तो यहाँ पे सी दोनों ही डिफाइंड है यहाँ पे इनपुट में x के फॉर्म में, राइट? यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दैट्स वाई आई हैव टू राइट हियर x। अगर सोचो यहाँ पे g ऑफ y होता तो एट द प्लेस ऑफ यहाँ पे x हमें y लिखना होता। अंडरस्टूड? दैट मीन्स g जिसका भी फंक्शन है, जिस भी इनपुट को ले रहा है उसी इनपुट को हमें एज इट इज़ वहाँ लिखना है। ओके, कॉम्प्लेक्स मत करना है इसको, एकदम सिंपल वे में रखो, जो है वही हमें करना है, वही लिखना है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे और कभी परेशान नहीं होगे। ओके, तो जस्ट सी ये हमने लिख दिया। अब बस आप क्या करोगे, बस लिखते जाओगे फंक्शंस। तो इसका मतलब क्या होता है, ओ की जगह ब्रैकेट डाल दो और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा हमारा, नथिंग बट g ऑफ x। डन। यहाँ पे हमने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। अब इसके आगे क्या है, f है। अब g x की वैल्यूज एज इट इज लिख दो, क्या है ये, दिस, तो डरो मत उससे, बस एज इट इज को लिख दो। सो एफ एक्स, सॉरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, f ऑफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2 इनसाइड द ब्रैकेट। ओके, अब ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है हमें, f ऑफ ये x है, दैट मीन्स ये टोटल वैल्यू जो है ये हो गया हमारा यहाँ पे लड्डू। अब इस लड्डू को हमें उठा के कहाँ रख देना है, इस वाले फंक्शन में, मॉड x में, ठीक है? तो अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ, इनसाइड क्या है ये होल चीज़ें लिख दो, 5x माइनस 2 एज इट इज़, उसके बाहर व्हाट, ठीक है? अब इसको आपको पता है कि जब डबल मॉड होता है तो उसका क्या मतलब होता है, दोनों को हटा के एक कर देते हैं हम, तो ये हो गया नथिंग बट 5x माइनस 2। अंडरस्टूड? सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस FOG। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, फाइंड कर लिया GOF एज वेल एज FOG। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब चलो उसको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, चलो यहाँ पे ये गिवन है, ये गिवन है, हम भी लिख लेते हैं इसको एज इट इज। सो fx इज गिवन एज 8x क्यूब and gx is given as x to the power 1/3। फाइन, एज इट इज हमने लिख लिया। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले निकालना है GOF, तो लिख लो therefore what will be here GOF। GOF को हमें पता है कि क्या करना है, GOF किसके ऊपर, x के ऊपर है इनपुट यहाँ, तो हमने इसलिए ऐसे लिख लिया। अब कुछ नहीं, आपको पता है लास्ट वाला क्वेश्चन कर लिया है, सो आपके पास जो पेन एंड पेपर है उसको देखो मत, लिखो उसमें फटाफट और खुद से लिखो, सो दैट यू कैन जस्ट मैच। तो अब क्या करेंगे, ओ की जगह हमने ब्रैकेट दे दिया, fx क्या है हमारे पास 8x क्यूब लिख दिया हमने। अब यहाँ पे g की क्या वैल्यू है, x टू द पावर 1/3, दैट मीन्स इस वाले लड्डू को इसके अंदर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8x क्यूब टू होल टू द पावर 1/3। आप सबको पता है ये सॉल्व करना, राइट? छोटे बच्चे अब थे तभी किया था हमने। ये क्या है, नथिंग बट 2x टू द पावर 3 है, अब इसकी टोटल पावर 1/3 है ना? 2 टू द पावर 3 होता है 8, तो हमने ऐसे लिख दिया। आपको पता है ये पावर पावर कट जाता है, तो क्या आंसर बचा 2x, एंड दिस इज द आंसर फॉर योर GOF। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग क्या हमें निकालनी है, हियर FOG। तो चलो FOG निकालते हैं। हाँ, सारे बच्चों का आंसर आ गया है FOG का, करेक्ट। अब चेक कर लो कि क्या हमने सही किया है या नहीं। चलो, तो FOG ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ इनपुट में, x ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ये x दिया हुआ है, अगर y z कुछ भी होता तो हम वो लिखते। क्लियर? अब चलते हैं इसके आगे, एट द प्लेस ऑफ o हम बस ब्रैकेट लिख लेंगे और gx की वैल्यू ऐसे ही लिखने देते हैं अभी। अब इसके बाद जस्ट लिखो gx की क्या वैल्यू है, x टू द पावर 1/3, सो यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 1/3। अब देखो f की क्या वैल्यू यहाँ पे, f ऑफ x की 8x क्यूब, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट द प्लेस ऑफ दिस x ये टोटल चीज़ें लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8, अब x क्यूब है तो x क्यूब की जगह ये लिखना है, तो पहले 1/3 है, अब इसका टोटल ये x है यहाँ पे एक्चुअली, तो दिस इज होल क्यूब। सो व्हाट वी हैव गॉट, ये पता है पावर कट जाता है तो इसका वैल्यू आ गया 8x, एंड दिस इज द आंसर फॉर FOG। क्लियर? सो वेरी सिंपल, जो भी गिवन है बस लिखते जाओ और देखोगे आपका लास्ट में आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। लेट्स सी यहाँ हमें क्या करना है। इफ fx इज गिवन, ओके, यहाँ पे fx को थोड़ा अच्छे तरीके से गिवन है, ठीक है, ओके, जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 2/3। अब आप सबको पता है कि ये हम क्यों लिखते हैं कंडीशन, ठीक है।
देखो 2/3 हमने इसलिए यहाँ पे नहीं लिया है बिकॉज अगर ये 2/3 होता तो ये क्या हो जाता, 3 से कट जाता 2 टाइम, और 2 × 2 4 होता है, 4 - 4 0 हो जाता, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट, अनडिफाइंड। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से कि हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन रखना है ना, डिफाइन रखने के लिए ये कंडीशन हमारे पास लागू हो गई। अब देखो उसके बाद क्या है, शो दैट FOF, यहाँ पे हमने GOF FOG ऐसा कुछ नहीं लिया है, FOF ही लिया है। इस फंक्शन को अपने आप से बहुत प्यार है तो ये बोल रहा है f of fx ही लेना है। ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए हमारे पास, x, ये हमें प्रूफ करना है। वेरी सिंपल, बस हम वहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे और देखेंगे कि वो सच में आ गया। अब किसके लिए, ये भी इसी कंडीशन के लिए, ऑफ कोर्स इसी कंडीशन के लिए, क्यों, बिकॉज fx जो है वो डिफाइंड तभी है जब हमारे पास x 2 = 3 नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमें करना है अभी। उसके साथ सेकंड वाला क्या है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, इसके साथ ही साथ हमें इनवर्स ऑफ f निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है इनवर्स और हम कब निकाल सकते हैं किसी का इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, f of x जो है वो है हमारे पास 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4। फॉर व्हाट, ऑलवेज राइट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2/3, नहीं तो ये डिफाइंड ही नहीं रहेगा। ओके, अब हमें देयरफॉर FOF निकालना है, तो FOF ऑफ x लिखा हुआ है यहाँ पे, इनपुट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा, सी जैसे ही हमने FX लिखा है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको बताया है O की जगह बस ब्रैकेट दे दो, तो f of x लिख दिया हमने। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है हमें, बस यहाँ पे जो फंक्शन है f, इसके अंदर हमें इस fx की पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4x + 3 बाय क्या है ये 6x - 4। अभी तक कुछ नहीं किया है, जो लिखा है बस वही लिख रहे हैं, आगे भी हमें बस वही करना है। सी, अब देखो क्या करेंगे, f ऑफ दिस होल थिंग, दैट मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये पूरी की पूरी जो है वो x की वैल्यू है, राइट। ठीक है, तो इसको हम जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ यहाँ इन सब जगह पे उस सेम चीज़ को पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 4 है, x की जगह पे ये सारी चीज़ें आ गई, 4x + 3 बाय 6x - 4। ठीक है, प्लस एज इट इज़ जो ये 3 है इसको लिख दिया, डिवाइडेड बाय, क्यों हमने डिवाइडेड बाय लिखा है, देखो 6x - 4 भी तो लिखना होगा ना हमें, तो ये क्या करेंगे, अब हम 6 को एज इट इज़ लिखा, अब ये होल चीज़ें जो है वो एट द प्लेस ऑफ x आ रही है, सो व्हाट वी हैव टू राइट, 4x + 3 लिखा डिवाइडेड बाय 6x - 4 लिख दिया, डन। अब यहाँ पे माइनस क्या है, 4 है, एज इट इज़ लिख दो, क्लियर। सो सिंपल, कुछ नहीं करना है हमने, बस हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये x की वैल्यू है यहाँ पे उस पूरे को हम x बना लिए हैं, तो अब उस चीज़ को वहाँ पे पुट कर दो। बस दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बड़ा सा इक्वेशन दिख रहा है, बट जब सॉल्व करोगे तो इट विल बी सो ईजी टू सॉल्व। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करो, तो इसके बाद क्या आ जा रहा है, देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, चलो मैं आपके लिए यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ सो दैट ये लाइन में कंटिन्यूएशन होगा तो आपको इजी होगा समझना। अब देखो क्या करना है, 6x - 4 है, आपको पता है डिनोमिनेटर पे यहाँ पे भी 6x - 4 है, यहाँ पे भी है, तो ये कटेगा, बट कब कटेगा, जब 3 को भी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कुछ नहीं है, सिंपल जो मैथ आपने बचपन में सॉल्व किया है ना, बस वही यहाँ पे करना है। सबसे पहले क्या करो, 4 मल्टीप्लाइड है, तो 4 तो ऑब्वियसली इससे मल्टीप्लाइड नहीं है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड है, तो न्यूमरेटर में एज इट इज को बस मल्टीप्लाई करो। ओके, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 4 × 4 इज 16x, फाइन। सो हमने लिख दिया यहाँ पे 16x प्लस 4 × 3 इज व्हाट 12, तो एज इट इज़ लिख दिया 12 डिवाइडेड बाय, चलो आपके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 6x - 4, डन, प्लस 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली 6 × 4 क्या हो जाता है, 24x हो गया ये, प्लस 6 × 3 हो जाएगा 18, सो हमने यहाँ लिख दिया 18 डिवाइडेड बाय क्या है, 6x - 4 है। ओके, और यहाँ पे है -4। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना होगा हमें, चलो इसके आगे का सॉल्व करो, तो ये है एलसीएम जैसे ही लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये होगा मल्टीप्लाई और साथ में ऐड हो जाएगा, तो हमने और 6x - 4 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा 16x + 12, हियर प्लस साइन है, 3 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो क्या हो जाएगा 18x प्लस इंटू माइनस एंड 4 × 3 इज 12, तो यहाँ हो गया हमारे पास 12। अब डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो रहा है 24x + 18 एज इट इज़ लिख दो।
अब ये माइनस साइन है तो माइनस आ गया, 6 इंटू 4 अगेन 24x, तो हो गया ये 24x, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 4 16, तो हमने 16 लिख दिया। क्लियर? अब बोलो कि डिनोमिनेटर कहाँ गया, दोनों जगह से कैंसिल हो गया, राइट? अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है पहले कर दो, 12 12 गया, 24x ये भी चला गया, क्या बचा यहाँ 16 प्लस 18 कितना होता है 34, 34x लिख दिया हमने यहाँ, और ये भी 16 प्लस 18 है यहाँ, तो ये भी 34 हो गया। सी क्या मिला हमें वैल्यू x, और यही तो था हमें RHS में प्रूव करने को, तो हमने कर दिया, सो इट इज प्रूव्ड। फ्रॉम वेयर? शो दैट f x is nothing but x. So we have done till here. For what? For all x does not belong to 2/3. यही तो था हमारा डेफिनेशन में, है ना? तो हमने इस तरीके से किया और सॉल्व कर लिया और शो कर दिया। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन हमने यहाँ का पार्ट का कर लिया है। अब हमें पता करना है इनवर्स के बारे में, ठीक है? ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? द इनवर्स। अब देखो इनवर्स को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ बातें बता देती हूँ जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, कि जब भी हम किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो वो तभी पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन है वो 1 भी है एज वेल एज ऑन टू है। दैट मीन्स कायदे से उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए। क्यों आप बोलोगे तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जस्ट इस मैपिंग डायग्राम से और सो फ्लो डायग्राम जो भी है इससे। तो देखो इसको क्या लिखे, अगर सपोज हमने यहाँ 1 2 3 लिख दिया, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। अब यहाँ पे हमने ले लिया है ABC, कुछ भी लिया। अब ये है हमारा सपोज फंक्शन f, ठीक है। आप मत सोचो कि इस वाले फंक्शन के लिए मैं कर रही हूँ, मैं सिंपल सा कोई फंक्शन ले रही हूँ जिससे आपको समझा रही हूँ कि इन्वर्स क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने कर लिया। अब देखो अगर 1 इज मैप्ड विथ a, फाइन, 2 इज ऑल्सो मैप्ड विथ a, फाइन, अब 3 मैप है हमारा b से। तो मुझे बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है? सबका आंसर होगा नहीं, ये 1 1 नहीं है। ओके, वेरी गुड, नहीं है 1 1। अब देखो क्या ये ऑन टू है? आप बोलोगे ऑन टू भी नहीं है। क्यों? सबको याद है ना, ये हमने कर रखा है कि ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं, क्योंकि देखो 2 का एक ही इमेज आ रहा और एक यहाँ पे बेचारा छूट गया है अकेला, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं, दैट मीन्स कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज हियर। तो जब भी ये कंडीशन आता है तो हम बोलते हैं कि इन्वर्टिबल नहीं होगा ये फंक्शन। क्यों? इन्वर्टिबल का क्या मतलब है कि जब यहाँ पे ये है हमारा इनपुट A, ये है हमारा आउटपुट B, जब हम x की वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है f ऑफ x, जो कि ये सब आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ AB आएगा। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, f इनवर्स का मतलब, दैट मीन्स इनवर्स का मतलब होता है अगर सीधा उल्टा कर दें, ठीक है। अगर इसको उल्टा कर दिए तो अगर हम यहाँ पे इनपुट में A B C रखेंगे तो हमें आउटपुट भी आना चाहिए, ठीक है। बट देखो अगर जैसे ही C रखेंगे तो हम आउटपुट क्या कर सकते हैं? कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज ये मैप्ड ही नहीं है, राइट? दैट मीन्स वो फंक्शन ही नहीं होगा। जब अगर इसको आप इनपुट बना दोगे दिस B को, जहाँ पे A B C है, तो A तो चलो मैप है, यहाँ पे ये हो गया A हमारा, यहाँ पे है 1 2 3, A तो चलो मैप है किससे? 1 से, और B भी मैप है हमारा 3 से, ठीक है। अब देखो ये जो है 3 मैप है कि 1 2 भी यहाँ पे मैप है 1 A से, ठीक है। तो देखो ये हमारा फंक्शन ही नहीं आ रहा है, राइट? फंक्शन क्यों नहीं आ रहा है आप बोलोगे? बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था कि जब फंक्शन में हम लिखते हैं तो जो भी हमारा डोमेन है उस डोमेन में कोई भी चीज़ें बची हुई नहीं रहनी चाहिए। एक तो ये रीज़न है जो कि हमारे ऑन टू से हो गया। अब देखो 1 1 के बाद दैट मीन्स किसी भी एक बच्चे की 2 माँ तो नहीं हो सकती, राइट? जो आपको मैंने समझाया था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था कि माँ और बच्चे का रिलेशन सोच लो, ये बच्चा है और ये माँ है, तो कैसा होता है, उसी को हम बोलते हैं फंक्शन। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि मेनी 1 है तो ये क्या है? ये फंक्शन ही नहीं है। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो क्या हम इसको इन्वर्स फंक्शन बोल सकते हैं? नहीं, राइट? तो ये क्या हो गया? हमारा इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। तो इन्वर्टिबल होने के लिए किसी फंक्शन को हमें कैसा होना चाहिए? उसके लिए 1 1 एज वेल एज ऑन टू होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्यों? अगर देखो यही अगर यहाँ पे भी रिलेटेड होता है इससे, तो आप बोलते हैं ऑन टू है, सबके आउटपुट मिल रही है। बट चेक करो यहाँ पे कि ए जब हम करेंगे, ए के लिए हम आउटपुट बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, 1 भी आउटपुट 2 भी, ये तो हो ही नहीं सकता ना। दो आउटपुट यहाँ पे आ रहे हैं एक के लिए, जब इनपुट दे रहे हैं हम तो जब मर्जी होगी तो वो 1 बोलेगा और जब मर्जी होगी तो 2। दैट मीन जब ये फंक्शन ही नहीं है तो हम इन्वर्स की बात ही कैसे कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज द रीजन कि क्यों हम उसको इन्वर्टिबल नहीं बोलते हैं। ओके, सो अब इन्वर्टिबल हम कब बोलते हैं? जब कि हमारा फंक्शन जो होता है वो एकदम सिंपल सा होता है, ए बी। यहाँ अगर सपोज 1 2 3 है, ये है ए बी सी, चलो 2 को सी से कर दिया, 3 को ए से, तो 1 हो गया हमारा बी में। तो देखो ये 1 1 भी है
और ये ऑन टू भी है, राइट। अगर अब इसका हम इन्वर्स लेना चाहे, ए का आउटपुट क्या देगा 3, बी का आउटपुट 1 और सी का आउटपुट 2। सिंपल सा तरीका है चेक करने का कि दोनों को 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी हमें ए टू बी भी मिलेगा और बी टू ए भी मिलेगा यहाँ पे। अगर ये एफ है तो हमारे इसका इन्वर्स हो जाएगा एफ इन्वर्स। ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज गिवन हियर, एफ एक्स जो कि हमारा है 4x + 3/6x - 4, और हमने अभी अभी निकाला है कि एफ ओ एफ ऑफ x जो है वो क्या आ रहा है x। अब एक और चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ यहाँ। आपने ये तो समझ लिया कि ये इन्वर्स कब होता है, तो सी हमने ये चीज़ें निकाल ली है लास्ट क्वेश्चन में, इसका जो पार्ट था। सबसे पहले इन्वर्स होने के लिए हमें ये डिफाइन करना होगा कि क्या ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है या नहीं है, राइट। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि हमारे पास जो इसका है चेक करो कि ये फंक्शन इन्वर्स होगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली बोल देंगे कि हाँ भाई ये इन्वर्टिबल है, बिकॉज हमें चेक नहीं करना है, तो क्यों लेंदी करना, क्यों ज़्यादा आंसर करना, राइट। तो बस हमें इन्वर्स निकालना है एफ का। इन्वर्स के लिए मैं एक और चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि जब भी हम कोई भी सपोज एक एफ फंक्शन है और एक जी फंक्शन है, ठीक है, सपोज हमारे पास 2 फंक्शन है, ओके। अगर हमारे पास जी ओ एफ जो है वो आता है आइडेंटिटी फंक्शन, किसका होगा यहाँ पे एफ एक्स है अगर तो ये एक्स हो गया। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है एज वेल एज एफ ओ जी जो है, जी यहाँ पे सपोज वाई है तो ये हो जाएगा वाई, दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब होता है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स आती है और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वाई आती है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी फंक्शन। और जब भी हमारे पास जो हमने फंक्शन निकाला, किसी को कंपोजिट करके निकाला और वो दे रहा है हमें आइडेंटिटी फंक्शन, दैट मीन्स अपने आप को ही दे रहा है। जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया हमारे पास आउटपुट वही चल के आ जा रहा है। यहाँ पे भी जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया हमारे पास आउटपुट वही चल के अगर आ जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स सी अगर हमने यहाँ एक्स रखा और यहाँ वाई है, ठीक है, और ये यहाँ पे जेड है, ठीक है, तो अगर ये हमने इनपुट यहाँ पे रखा है तो आउटपुट y दे रहा है। अब सोचो अगर हम इनपुट भी यही y रखेंगे और आउटपुट हमें यहाँ पे z की जगह x ही मिलेगा, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये इन्वर्स हुआ या नहीं फंक्शन, दैट मीन्स सेम। तो ये और ये हम बोल सकते हैं ना कि इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी मैप कर सकते हैं, और ये x है हमारे पास, x के लिए y के लिए हमें x मिल रहा है, तो दैट मीन्स दोनों फंक्शन जो एक दूसरे का इन्वर्स है। अगर मैं बोलूँ कि आपकी क्लास में आपका जो नाम है और रोल नंबर है, तो अगर कोई बुलाएगा आपको कि रोल नंबर 34, अगर सपोज आपका रोल नंबर 34 है तो आप खड़े हो जाओगे, राइट। अगर सपोज दूसरे टीचर आते हैं और बोलते हैं पर्टिकुलर कोई एक नाम ले लेते हैं कि स्टूडेंट विथ नेम एक्स, तो अगर आपका रोल नंबर 34 है तो आप अगेन खड़े होगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको किसी भी तरह से बुलाया जाए तो आप ही आ रहे हो उसके आउटपुट, isn't it? तो इसका मतलब है कि आप इन्वर्टिबल हो। सो सिमिलरली हियर ऑल्सो जब भी हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन आती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। और इस केस में क्या होता है उसका इन्वर्स, एफ इन्वर्स हो जाता है हमारा जी, और यहाँ पे जी इन्वर्स हो जाता है हमारा एफ। क्लियर? जब ऐसी बात हम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या हमारे पास आया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एफ ओ एफ ही आ गया है हमारा एक्स। अब इसको तुम किसी भी तरह से ले लो, आप f को उल्टा करो पुल्टा करो जैसे भी करो, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हियर एफ ओ एफ ऑफ x इज कमिंग एज x विच इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। किसके लिए, सी यहाँ पे x लिख देंगे हम, हियर दैट इज दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी फंक्शन। जब भी हमारे पास एफ ओ एफ जब है वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो हम कहते हैं देयरफॉर एफ इनवर्स इज हियर व्हाट, ये जो दूसरा वाला है एफ का इनवर्स हो जाएगा ये वाला। अगर यहाँ पे एफ ओ जी हम लिखते तो ये एफ इनवर्स जी हो जाता, अगर जी ओ एफ लिखते तो जी इनवर्स का हो जाता आंसर एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स विल बी एफ, देयरफॉर एफ इनवर्स x विल बी व्हाट, नथिंग बट एफ ऑफ x ओनली। और उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, जैसे यहाँ से एज इट इज़ लिख दो, तो ये हो जाएगा 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4 इन विच कंडीशन, वेयर x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2/3। डोंट फॉरगेट दिस। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट मीन दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर fx। क्लियर?
वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. यहाँ पे देखो, सिर्फ देख के मत डर जाना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत डिफिकल्ट होगा. कुछ नहीं है, जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी है. सी, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स. जस्ट मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कब हम किसी फंक्शन को बोल सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल है, राइट. अभी अभी डिस्कस किया है. दैट मीन्स उसके लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, 1 1 एज वेल एज ऑन 2. फाइन. तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है. यहाँ पे एक है 1 2 एंड 3. इस तीनों क्वेश्चन में एफ डिफाइंड है डोमेन एंड रेंज यहाँ पे को डोमेन के साथ, एंड यहाँ पे एफ जो है वो मैपिंग के तरीके से दिखाया हुआ है. तो बहुत सिंपल है, या तो आप मैप करके देख लो. अगर ऑब्जेक्टिव है तो सिंपल सा बस हमें बोलना है कि क्या है रीजन और क्यों वो इन्वर्स देता है या नहीं देता है. ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं. 1 इज व्हाट? सी, जो यहाँ पे गिवन है मैंने वहाँ पे ऐसे लिख लिया. दैट मीन इससे इसमें डिफाइंड है, तो मैंने यहाँ पे 2 बना लिया है. यहाँ पे इस तरह का गोलू, इसके अंदर 1 2 3 4 लिखा है. अब देखो ये मैप किस तरीके से है. दैट मीन जो फंक्शन है वो डिफाइंड कैसे है. ना x लिखा है, ना x क्यूब लिखा है, नथिंग. कुछ भी x के फॉर्म में नहीं है. क्या है, बस मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि जब ऐसे होता है तो बहुत सिंपल सा होता है कि उसको मैप करके दिखा दो, तो आप समझ जाओगे कि क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है. मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों ही क्लियर हो जाएगा. ओके, सो 1 इज मैप्ड विथ 10. ओके, डन. 2 is mapped with again 10. Fine. 3 is also mapped with 10 and 4 is also mapped with 10. That means see, यहाँ पे ये क्या है हमारा many one function है, right? तो क्या ये इन्वर्टिबल है? अभी आपको बताया था विथ रीजन कि क्यों वो इन्वर्टिबल नहीं है होता है, क्योंकि अगर हम इसको इनपुट लेंगे, इसको आउटपुट, तो दैट मीन्स इनपुट में एक के लिए 4 चीज़ें आ रही है आउटपुट. क्या ये पॉसिबल है फंक्शन के लिए? फंक्शन के लिए तो ये बोलता ही है कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एज अ फंक्शन जब मेरे पास एक इनपुट के लिए 4 आउटपुट आ रही है. दैट मीन्स एक प्री इमेज के लिए अगर हमारे पास 4 इमेज आती है तो हम बोलते हैं दैट इज़ नॉट अ फंक्शन ओनली. ये फंक्शन का डेफिनेशन ही वैलिड करता है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन नहीं है. तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इट इज़ अ मेनी वन फंक्शन, दैट्स वाई द फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल. तो दिस इज द आंसर. आप जैसे इसको लिख दो. सिंस एफ इज अ मेनी वन function that is not 1 1, therefore function f is not invertible. So we cannot find the inverse of the function f. Clear? Very good. अब चलते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? जस्ट सी व्हाट इज गिवन इन 2 में g गिवन है फंक्शन. यहाँ पे इनपुट है, ये आउटपुट है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 गोलू बना लो, उसके अंदर हम जो भी नंबर्स दिए हुए हैं लिख लो. नंबर्स बताओ मुझे आप. 5 6 7 8. डन. 5 6 7 8. नेक्स्ट बताओ आउटपुट में क्या है कोडोमेन में. 1 2 3 4. ओके, सो 1 2 3 4 लिख दिया. और ये फंक्शन किससे डिफाइंड है? g से. अब g में देखो किस तरीके से डिफाइंड है, इसको जस्ट मैप कर दो. 5 4 के साथ है तो चलो 5 को 4 के साथ कर दिया मैप. 6 3 के साथ है, 6 को कर दिया 3 के साथ मैप. 7 जो है वो 4 के साथ मैप है, चलो 7 को भी 4 के साथ मैप किया. 8 जो है वो 2 के साथ है. अब सी, क्या ये फंक्शन हमें इन्वर्स देगा? सबका आंसर क्या आ रहा है? नो, बिकॉज दिस इज नाइदर 1 1 नाइदर ऑन 2. इस केस में देखो ये ऑन 2 तो था बिकॉज रेंज वही है. रेंज इज इक्वल टू को डोमेन. जो 10 था यहाँ पे वो 10 ही है इनपुट में, आउटपुट में भी और यहाँ को डोमेन में भी. सो रेंज यहाँ पे इक्वल था को डोमेन के, तो ये था हमारा ऑन 2. बट मेनी वन नहीं था, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि दिस इज नॉट इन्वर्टिबल. यहाँ दोनों ही फॉलो नहीं कर रहा. तो सबसे पहले देख सकते हो कि इसकी मैपिंग 4 के लिए, 5 की भी मैपिंग जो है 4 में आ रही है और ये 7 की मैपिंग भी जो आ रही है हमारे पास 4 में, राइट. तो जैसे ही आउटपुट में 2 4 दिख रहा है तो ये क्या हो गया? मेनी वन. सो दिस इज योर मेनी वन एंड नॉट ऑन 2. ऑन 2 भी नहीं है बिकॉज एक जो है यहाँ पे 1 वो बेचारा अकेला रह गया है, कोई भी प्री इमेज नहीं है. सो नाइदर इट इज मेनी ऑन 1 1 नॉर ऑन 2, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. देखो अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3. इसमें h गिवन है. किस तरीके से 2 गोलू अगेन यहाँ पे भी बना लो, मैप करके देख लो. तो h के अंदर क्या क्या इनपुट है? 2 3 4 5. ठीक है, ये है डिफाइंड बाय फंक्शन h. और यहाँ पे 7 है, 9 है, 11 है और 13 है.
अब देखो मैप किस तरीके से हो रहा है, 2 7 3 9 4 11 5 13, तो जस्ट चेक करो यहाँ पे कि 2 के साथ 7 मैप हो रहा है, सो फाइन 2 इज 7, देन 3 to 9, ठीक है 3 to 9 किया, 4 to 11, ठीक है 4 to 11 कर दिया, एंड 5 to 13, वेरी नाइस, वेरी सिंपल वे में ये दिखा दिया गया है ऐसे। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, द फंक्शन हियर h इज 1 1 भी है, एक के लिए एक ही इमेज है 1 1, एज वेल एज क्या है ये ऑन टू है कि नहीं, देखो सारे के सारे यहाँ पे जो कोडोमेन में है वो रेंज भी है, दैट मीन्स सबके लिए कोई ना कोई प्री इमेज है, दैट मीन्स दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, देयरफॉर क्या होगा, फंक्शन h इज बाइजेक्टिव सो इन्वर्टिबल, राइट। अब जैसे हमने इन्वर्टिबल बोला यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूँ क्या होगा इन्वर्स यहाँ पे, अगर मैं इसका इन्वर्स लिखना चाहूँ तो h इन्वर्स बता दो मुझे क्या होगा, सी जस्ट उल्टा लिखेंगे, 7 यहाँ पे इनपुट ले लो, आउटपुट क्या है यहाँ पे 2, दैट मीन्स जो भी ये है ना उसको एज इट इज कर सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो 9 3, मैं यहाँ से लिख रही हूँ, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, बट मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, जब भी इन्वर्टिबल है और इस तरह से मैप्ड है तो कुछ सोचा ही मत, जस्ट जो भी लिखा है इनपुट आउटपुट उसको उल्टा कर दो, आउटपुट को इनपुट बना दो, इनपुट को आउटपुट, सो 9 3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 11 4, और जो लास्ट वाला है वो हो जाएगा 13 5, सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन h, क्लियर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, शो दैट f इज ओके डिफाइंड फ्रॉम, दिस इज द डोमेन, बहुत अच्छे से आपको पता है कि जिसमें डिफाइन होता है वो डोमेन हो जाता है, और ये हो जाता है हमारे पास कोडोमेन, डोंट बी कंफ्यूज कि ये रेंज है, ठीक है। तो कोडोमेन यहाँ है ऑल रियल नंबर्स, और डोमेन है सिर्फ -1 to 1, ये क्लोज इंटरवल है, दैट मीन्स -1 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, क्लियर, ओके। गिवन बाय, ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड, बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, x बाय x+2 इज 1 1। सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है कि आपको शो करना है कि जो फंक्शन है वो 1 1 है। आपने अभी तक बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं कि कैसे हम शो करते हैं 1 1 के लिए, तो क्या करें, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको, उसके बाद फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब जैसे ही आपने 1 1 किया, आपको डिफाइन करना है कि फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, ओके। जबकि हमारे पास जो कंडीशन ये भी गिवन है, f सच दैट -1 to 1 टू रेंज f। आप मुझे बताओ, आप पूछ भी सकते हो और मुझे बता भी सकते हो कि ये देखो f जो है डिफाइंड था यहाँ पे -1 to 1 to r, और यहाँ f जो है वो डिफाइंड है दिस टू रेंज, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो देखो ये गिवन था और इसके लिए हमें बोला गया था कि फंक्शन को आप शो करो कि 1 1 है, ओके। अब बोल रहा है कि फंक्शन बता दो कि इसका इन्वर्स क्या होगा। जैसे ही यहाँ इन्वर्स वाली टर्म आती है, बात आती है, तो हम क्या समझते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो 1 1 भी हो एज वेल एज ऑन टू भी हो। 1 1 तो हमें शो करना है, दैट मीन्स ये होगा ही, तो हम चेक करके बताएंगे। अब ऑन टू के लिए हमें यहाँ पे नहीं बोला गया है शो करने के लिए, बट फिर भी बोला गया है कि इन्वर्स निकालो जब यहाँ पे ये कंडीशन दे दी गई है कि जो फंक्शन है उसका डोमेन ये है। और देखो कोडोमेन क्या है, यहाँ पे कोडोमेन इज नथिंग बट रेंज ऑफ f ओनली, दैट मीन्स हियर यहाँ पे क्वेश्चन में ही समझा दिया गया है कि जो रेंज है वही है हमारा कोडोमेन। तो जैसे ही रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आता है तो हम क्या कहते हैं, द फंक्शन इज ऑन टू, दैट मीन्स फंक्शन जब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट मीन्स बाइजेक्टिव है, तो ऑफकोर्स हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं और फिर इन्वर्स निकालना है उसका, क्लियर, वेरी नाइस। ठीक है, अब हिंट देख लो, आपके पास हिंट भी दिया हुआ है कि क्या करना है। ज़रूरत नहीं है आपको हिंट देखने का, अगर आपको देखना है तो आप देख के समझ भी सकते हो, ठीक है। जनरली क्वेश्चंस में नहीं होंगे, सो आई विल से कि नहीं देखो, बट फाइन, अगर उसको समझना है तो समझो। यहाँ पे y बिलोंग्स टू r हमने ले लिया, दैट मीन्स यहाँ पे किसी भी y जो कि रेंज f में है हमने लिया है। क्यों लिया है? बिकॉज हमें यहाँ इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। अब इन्वर्स के लिए भी जैसे हम ऑन टू निकालते थे ना, y इक्वल्स टू हम ले लेते थे fx, और fx की वैल्यू हम x के टर्म में लिख देते थे, फिर x को हम y के टर्म में लिखते थे। सेम चीज़ हम यहाँ इन्वर्स के लिए भी करते हैं। जो भी y इक्वल्स टू fx है ना, ये लिखा। अब हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है x इक्वल्स टू दिस टर्म, ठीक है। अब हम इसके लिए ही चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन जो है इसके साथ जब हम g, अगर मान लो इसको g ले लिया तो g और f निकालेंगे और f और g निकालेंगे। अगर दोनों ही हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो हम कहते हैं कि दिस इज द ओनली थिंग विच इज़ द इन्वर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर?
ठीक है, तो चलो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, शो करेंगे कि 1 1 है या नहीं है। What is given here? Function is defined from -1 to 1 to r f(x). ठीक है, अब 1 1 के लिए क्या करते थे आप सबको पता है, हम दो कोई भी वैल्यू ले लेते थे x1 एंड x2। सो लेट अस जस्ट सपोज x1, x2 बिलोंग्स टू व्हाट, हमेशा याद रखना हम डोमेन में चेक करते हैं, तो बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, देयरफॉर फॉर f of x1 इक्वल्स टू f of x2, चलो यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं कि क्या देता है ये। f of x1 पुट द वैल्यूज ऑफ हियर, सो x1 बाय x1 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 बाय x2 प्लस 2, राइट। चलो अब इसको सॉल्व करो, आप मुझे बताओ क्या वैल्यूज आती है, x1 x2, तो दोनों तरफ x1 x2 है, कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, नथिंग बट x1 इक्वल्स टू x2। सी मैंने यहाँ पे लिया था f of x1 इक्वल्स टू f of x2, दैट मीन्स दो इमेज को हमने एक लिया था और उससे हमारे पास क्या आ गया कि प्री इमेज भी एक ही आ गया। जैसे ये कंडीशन आता है आप सबको पता है हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर द फंक्शन इज करेक्ट 1 1। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, हमने एक पार्ट मतलब प्रूव कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, टिल हियर वी हैव डन। नाउ फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो देखो अब हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि एज फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू फॉर f, कहाँ के लिए ऑन टू है, ये जो कंडीशन है उसको एज इट इज लिख दो। f इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, डोमेन हियर -1 to 1 टू कोडोमेन यहाँ क्या है, इसमें अच्छे से लिखा गया है कि रेंज ऑफ f। ठीक है, तो जैसे ही बोलेंगे एज द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू फॉर दिस, देयरफॉर द फंक्शन f इज इन्वर्टिबल। ओके, डन। Now let us assume that y is something here, y is any variable, just like x हम assume करते थे, यहाँ पे ले लो y belongs to what, range only। ठीक है, range of f। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे उसी के लिए चेक करेंगे। अगर इन्वर्स है तो इन्वर्स का क्या मतलब है कि इस फंक्शन में हम जो भी इनपुट रख रहे हैं, जो आउटपुट आ रहा है, अब उस आउटपुट में अगर हम आउटपुट को अगर इनपुट बना दें तो हमारे पास वो आना चाहिए, दूसरा इनपुट आना चाहिए, दूसरा आउटपुट आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे इन्वर्स, राइट। समझ में आ रही है बात या नहीं? देखो अगर ये हमारा एक फंक्शन है, ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है x, यहाँ पे है वैल्यू y, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है y। ठीक है, अब y को हमें इनपुट बोलना होगा और बताना होगा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे आउटपुट में, ये अगर ये और ये अगर इक्वल होता है तो हम बोलेंगे कि ये जो है इसका इन्वर्स है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये चेक करने के लिए ही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लेट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा y सच दैट, कैसे लेंगे हम y इक्वल्स टू f ऑफ x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, क्या है ये, x बाय x प्लस 2। दिस शोज क्या हो जाएगी x की वैल्यू यहाँ पे, y अगर ये है तो ये हो जाएगा आपका xy प्लस 2y इक्वल्स टू x। दिस शोज दैट हियर हो जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू x माइनस xy। ठीक है, ये हो गया 2y। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो इट शोज x इक्वल्स टू नथिंग बट 2y बाय 1 माइनस y। तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो है 2y माइनस 1 बाय 1 माइनस y। और आप देखो भी कि हिंट में भी हमने इसी को समझाया गया था हमें क्वेश्चन में, कि जब हिंट जो दिया गया था दैट इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना होता है। तो जब हमने ऐसा ले लिया तो इसका क्या मतलब हो जा रहा है कि x जो है 2y बाय 1 माइनस y है, तो दैट मीन्स x क्या है, वो फंक्शन है ऑफ y समथिंग, है ना। तो नाउ लेट अस अज्यूम वन मोर थिंग, let g is a function from where to where, हमें g को डिफाइन करना है। यहाँ पे कोई फंक्शन जो कि इसका इन्वर्स है, ठीक है, हमें इन्वर्स निकालना है और हम बोलते हैं कि g ही जो है उसका इन्वर्स है। कैसे जैसे जब भी हमें ना जो फंक्शन दिया रहता है उसको हम जब लेते हैं यहाँ y इक्वल्स टू दिस, अब x को हम y के टर्म में जो दिखाते हैं तो जनरली वही हो जाता है हमारा इन्वर्स, बस उसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते?
क्योंकि अगर हम उसको डायरेक्टली लिखेंगे तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जब हमारा GOF और FOG जो है आइडेंटिटी फंक्शन आता है, जस्ट लाइक लास्ट अपने क्वेश्चन में देखा था कि अगर FOF जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन था, दैट मीन्स x थी, तो हम बोल दिए कि वही है उसका इन्वर्स। तो सिमिलरली जब FOG एंड GOF जो है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो इन्वर्स है, और इन्वर्स क्या है, वो g है उसका f का इन्वर्स, और f जो है वो g का इन्वर्स है, वाइस वर्सा। क्लियर? तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं लेट g इज अ फंक्शन डिफाइंड एज g ऑफ y इक्वल्स टू क्या है ये g ऑफ y, अगर हम यहाँ पे ले लें तो ये हो जाएगा 2y by 1 minus y। क्लियर? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इसके लिए -1 के 1 के लिए। ठीक है, ओके अब देखो, अब हमने यहाँ पे g जो फंक्शन है वो डिफाइन कर दिया। जो x था उसी को आप मान लो कि वो g है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, x की जगह पे लिख दिया है फंक्शन ऑफ y, बिकॉज y की वैल्यू ही हमने ये निकाली थी, राइट? ये जो थी हमारे पास y की वैल्यू थी f ऑफ x के टर्म में, और जो y इक्वल्स टू हमने लिखा था x बाई एक्स प्लस 2, इसको सॉल्व किया था तो ये फंक्शन आया था 2y बाई 1 माइनस वाई, और ये क्या है, फंक्शन ऑफ y ही है, इसलिए हमने ले लिया कि g इज अ फंक्शन ऑफ y और उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स अब हमारे पास g आ गया है, f है हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, FOG निकालना है और GOF निकालना है। ठीक है, जैसे ही हम FOG और GOF निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, जब भी ये आइडेंटिटी फंक्शन आएगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, वो इन्वर्स है एक दूसरे का, और f का इन्वर्स g है, g का इन्वर्स है f। क्लियर? तो चलो अब हम FOG और GOF पहले निकाल लें। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, GOF निकालते हैं। ठीक है, तो GOF का क्या मतलब है कि GOF का मतलब है यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ f को हम लिख सकते हैं x भी यहाँ पे, बिकॉज x यहाँ पे इनपुट है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x ओनली, राइट? अब चेक करो कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x की जगह पे सेम वैल्यू हियर x बाई एक्स प्लस 2, क्योंकि यही है हमारे पास f ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे इसी तरीके से लिखो। अब देखो g क्या है हमारे पास, g ऑफ यहाँ पे पूरा लड्डू, ये लड्डू हमें कहाँ रखना है, इस जगह पे, बिकॉज g ऑफ y जो है वो डिफाइंड है इस तरीके से। ठीक है, तो g ऑफ y है एट द प्लेस ऑफ y, पूरी की पूरी चीज़ें उठा के रख दो वहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई की जगह पे x बाई एक्स प्लस 2 फाइन, डिवाइडेड बाय व्हाट इज देयर 1 माइनस वाई। सो एट द प्लेस ऑफ अगेन y हम क्या लिखेंगे, होल चीज़ें, तो x बाई एक्स प्लस 2। अब कुछ नहीं, आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है हमारे पास, ये आ जाता है 2x डिवाइडेड बाय, बिकॉज x प्लस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कट जाएगा, बट उसके पहले यहाँ LCM लेना होगा, सो x प्लस 2 माइनस एक्स हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x x कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा x, और ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। सी g ऑफ f ऑफ x लिए जो इनपुट रखा वही हमारे पास GOF में आउटपुट आ रहा है, सो इट इज़ व्हाट, आइडेंटिटी फंक्शन इन x। और ये आइडेंटिटी फंक्शन किस में है, x कहाँ से डिफाइंड था, x वाज डिफाइंड, सी x जब हम बोल रहे हैं कहाँ डिफाइंड था, तो ये था इसका डोमेन, तो इस डोमेन के लिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 to 1, इस डोमेन के लिए डिफाइंड था। तो जैसे ही ये आ गया तो हम कह सकते हैं दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? ये चीज़ हम कर लिए यहाँ पे। अब हमें निकालना है FOG। अब बताओ मुझे यहाँ पे इनपुट क्या होगा, ये मैंने लास्ट में भी आपको समझाया था, लास्ट क्वेश्चंस में। FOG जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनपुट वही होगी जो G की इनपुट है, और G की इनपुट क्या है यहाँ पे, दिस Y। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, Y। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे जैसे x आया, जब हमने x रखा है तो यहाँ y रखा है, तुम्हारे पास आउटपुट जो भी कर लो y आनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये जो g है वो f का इन्वर्स है। तो लेट्स सी क्या आता है, तो इसका मतलब है f ऑफ g ऑफ y एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब g ऑफ y की वैल्यू यहाँ पे लिखो, क्या है वो g ऑफ y की वैल्यू, 2y बाई 1 माइनस वाई, सो लिख दिया यहाँ पे 2y बाई 1 माइनस वाई। अब देखो f ऑफ x, दैट मीन्स x के जगह पे ये पूरी की पूरी चीज़ें होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2y बाय 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x है, x की जगह ये पूरी चीज़, तो 2y बाय प्लस 2।
क्लियर? बहुत ही सिंपल सा है, बस जो भी वैल्यू है ना पुट करते जाओ। अगर ऐसे देखोगे ना दूर से तो लगेगा आपको कि ओ बहुत कुछ है, नहीं समझ में आया, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ तो इट्स सो सिंपल। पूरा मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है ये। क्लियर? जो भी फुल मार्क्स है ना आपको एज इट इज आ जाएंगे इसमें, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, बस लिखते जाना है जो है एक एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। ठीक है, तो अब इसकी क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? देखो एलसीएम यहाँ पे ले लो, यहाँ पे तो ये कट जाएगा डिनोमिनेटर, तो बच गया हमारे पास 2y डिवाइडेड बाई 2y। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 माइनस 2y। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है y, और यही था हमारा इनपुट। तो जैसे इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन इन y, एंड ये क्या है? नथिंग बट y क्या था यहाँ पे? सी रेंज ऑफ f। तो ये हो गया हमारा किसके लिए डिफाइंड है? रेंज ऑफ f के लिए, राइट? एंड दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये जब आइडेंटिटी फंक्शन है तो हमने क्या बोला था? जैसे ही एफ ओ जी और जी ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो हम कह देते हैं कि द फंक्शन दिस g इज ओनली द इनवर्स ऑफ f। सो जस्ट राइट हियर। Therefore, जैसे ही हमारे पास आया आइडेंटिटी फंक्शन तो हम क्या कहेंगे? सिंस एफ ओ जी ऑफ y is equals to IY and g of f of x is equal to IX, therefore what we can say? We can say that f inverse is equal to g, therefore f inverse of y will be what? G of y, and that is nothing but from here 2y by 1 minus y. This is your answer. वेरी क्लियर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर आ गया ये हमारे पास। बिकॉज सी ये जो भी चीज़ें थी हमारे पास उसी को लेके हम बढ़े हैं और देख रहे हैं कि ये तो आंसर स्टार्टिंग से ही था हमारे साथ, बट जब तक कि हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम उसको एज अ आंसर नहीं लिख सकते। अब देखो समटाइम्स ना आपके पास ऐसा भी होगा कि आपको एफ इनवर्स वाई की जगह पे गिवन होगा एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, जब एफ इनवर्स एक्स होगा तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे आप जी ऑफ वाई की जगह एक्स लिख दो और यहाँ पे वाई की जगह हर जगह एक्स लिख दो, तो ये हो जाएगा 2x बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये हमारे पास रहता है एफ इनवर्स एक्स, बट जनरली अगर इसका इन्वर्स निकालने के लिए बोला गया है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू दिस। क्लियर? दिस इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन है अब टुडेज वीडियो वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो वही करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। सी कंसिडर f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r गिवन y fx। ठीक है, डिफाइन किया, यहाँ सिंपल सा फंक्शन दे दिया गया है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल। जैसे ही हमें बोला गया यू हैव टू शो f इज इन्वर्टिबल, करेक्ट, यू हैव टू शो दैट द फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, दैट मीन्स बाइजेक्टिव। अब फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। अब यहाँ पे इन्वर्स ऑफ f निकालना है, तो इन्वर्स ऑफ f निकालने के लिए क्या करते हैं हम? देखो सबसे पहले हम ले लेंगे कोई भी y, ठीक है, जो कि उसके रेंज में होगा। ओके, जैसे ही हमने रेंज में ले लिया या कोडोमेन है यहाँ पे, तो कोडोमेन को सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि ये ऑन टू है, तभी हम बोलेंगे। तो ऑन टू में रेंज हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ही रेंज पता चला तो उस रेंज में से कोई भी एक एलिमेंट ले लो या फिर वेरिएबल ले लो जिसके लिए हम y डिफाइन करते हैं। अब y डिफाइन किया तो उसको y इक्वल्स टू हम ये फंक्शन ले लेंगे। अब वहाँ पे x के टर्म में हम y निकाल देंगे, वही होगा हमारा फंक्शन जो कि इसका इन्वर्स होगा। बट उसके लिए हम क्या करेंगे? एफ ओ जी जी ओ एफ निकालेंगे, उसका आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करेंगे और बोलेंगे कि दिस इज द इन्वर्स। क्लियर? So simple. So now just move to this solution. So पहले क्या करेंगे? इन्वर्टिबल चेक करना है तो पहले 1 1 चेक करते हैं। ओके, सो फॉर 1 1, ये क्वेश्चन हमने बहुत बारी किया हुआ है, आप सबको अच्छे से याद होगा कि कैसे करते हैं। फॉर 1 1 लेट अस अज्यूम दैट यस x1 x2 बिलोंग्स टू वेयर? डोमेन। डोमेन यहाँ क्या है? R है। ठीक है, ये बिलोंग करता है R को। तो देयरफॉर फॉर f of x1 इक्वल्स टू f of x2 क्या आना चाहिए हमारे पास? आना चाहिए x1 इक्वल्स टू x2। लेट्स चेक कि क्या आ रहा है। सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर। सो क्या है? 4x1 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3। डन। नाउ फ्रॉम हियर क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? x1 इक्वल्स टू x2। सो जैसे ही ये कंडीशन आता है तो व्हाट वी कैन से दैट द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन हियर? f, that means function f of x is
1 1 डन। अब हमारे पास फंक्शन आ गया है 1 1। अब हम क्या चेक करते हैं? करेक्ट, ऑन टू के लिए हम क्या करते थे? वही, लेट अस अज्यूम y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब जैसे ही एफ ऑफ एक्स चेक करते थे तो दैट मीन्स दिस शोज y क्या हो जाता था, वैल्यू लिखो यहाँ से, तो 4x प्लस 3। ना हमें x की वैल्यू निकालनी होती थी यहाँ से, तो x क्या हो जाएगा, y माइनस 3/4। अब चेक करो कि क्या फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y विच बिलोंग्स टू दिस कोडोमेन दैट इज r देयर इज एनी प्री इमेज और नॉट इन x दैट इज हियर r। जब भी हम y की कोई भी रियल वैल्यूज़ लेते हैं तो ये पूरा का पूरा भी हमें रियल नंबर ही देगा, राइट। आप देख रहे हो कि कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं है कि रूट है या समथिंग है ऐसा जिसमें कि हम कुछ वैल्यू रखेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा या फिर इमेजिनरी आ जाएगी, इजंट इट। तो दैट मीन्स कोई भी वैल्यू ऑफ y लेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी दैट विल बिलोंग टू द डोमेन ओनली, दैट मीन्स r। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, दिस शोज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू वेयर दिस कोडोमेन आर देयर एग्जिस्ट। आपको याद है ना ये सिंबल्स हमने कैसे यूज किया था? यस, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू द डोमेन दैट इज r। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, द फंक्शन, वेरी गुड, fx इज ऑन टू, राइट। जैसे ही fx ऑन टू आता है, 1 1 आता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सिंस द फंक्शन f of x is bijective, therefore the function f of x is invertible, right? ये इन्वर्टिबल हो गया हमारा, ये हमने प्रूव कर दिया। सो दिस इज डन टिल हियर। अब हमें निकालना है इसका इन्वर्स। तो आप सबको पता है कि क्या होगा इन्वर्स यहाँ पे, बहुत ही सही, कुछ नहीं, आप पूरा कहानी देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि यहीं पे तो इसका रिजल्ट था, राइट। उस पूरे कहानी का सार यहीं पे है, यही होगा हमारा इन्वर्स, बट उसे हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एफओजी और जीओएफ के तरीके से, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पे उसको चेक करने के लिए। सो लेट अस अज्यूम कि अब देखो, सबसे पहले रेंज में लेना होता है कोई y। क्या है रेंज यहाँ पे? आप सबने यहाँ पे देखा कि क्या हो रहा है, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर के लिए हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, प्री इमेज आ रही है, दैट मीन्स रेंज इज हियर इक्वल टू कोडोमेन, और वो क्या है हमारा रियल नंबर r। क्लियर? तो हम कोई भी ले लेंगे यहाँ पे y बिलोंग्स टू r सच दैट y क्या है हमारा f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4x प्लस 3। तो यहाँ पे लिखो अब 4 प्लस 3, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, ओके, x की वैल्यू आ गई। लेट अस अज्यूम अगेन g इज अ फंक्शन ऑफ y एंड इज गिवन बाय y माइनस 3/4, ओके, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कहाँ पे, r, ओके, एंड हियर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है ये, ठीक है, फाइन। ये हमने डिफाइन कर दिया जी वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 3/4, ठीक है, ये हमने डिफाइन किया। अब हम क्या है, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड आउट एफ ओ जी फर्स्ट, ठीक है। एफ ओ जी जी ओ एफ कुछ भी निकालो, चलो मैंने यहाँ पे एफ ओ जी लिखा है तो वही निकालते हैं। देखो जैसे ही मैंने एफ ओ जी लिखा तो मुझे बताओ यहाँ पे इनपुट क्या होगा, जो इनपुट है जी का, और जी का इनपुट क्या है यहाँ पे वाई, तो हम यहाँ पे वाई लिखेंगे। आउटपुट क्या आना चाहिए, वेरी गुड, वाई आना चाहिए। तो लेट्स सी, चलो अब यहाँ पे सबसे पहले g ऑफ y के अंदर सारी वैल्यू लिखो, ओके। अब देखो f की वैल्यू क्या डिफाइंड है, 4x प्लस 3, तो यहाँ पे x की जगह पे पूरा का पूरा ये लड्डू उठा के रख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x की जगह पे 4y माइनस 3/4 माइनस यहाँ पे प्लस 3। अब देखो ये क्या है, जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 3 कट जाएगा, तो नथिंग बट y, एंड दिस इज व्हाट, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r ओनली। क्लियर, वी हैव गॉट दिस। अब चेक कर लो कि अब क्या आता है हमारे पास GOF। जब GOF चेक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इनपुट x, बिकॉज f का इनपुट क्या है यहाँ पे x, c कहाँ गया यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा GOF। अब ये कैसे निकालेंगे, g ऑफ fx क्या है वैल्यू, 4x प्लस 3, सो एज इट इज लिख दो। अब g में हमें डालना है 4x प्लस 3, सो g क्या है y माइनस 3, सो y की जगह पे पूरा का पूरा रसगुल्ला खिला दो इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4x
प्लस 3 माइनस 3 बाय 4। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सो क्या आ गया हमारे पास x, और x क्या है, नथिंग बट आइडेंटिटी फंक्शन इन रियल नंबर ओनली। क्लियर। सो जैसे ही एफ ओ जी और जी ओ एफ हमने निकाला और वो आ गया आइडेंटिटी फंक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट। तो अब हम यहाँ पे बोल देंगे सिंस एफ ओ जी एंड जी ओ एफ आर आइडेंटिटी फंक्शन, दस क्या आ रहा है हमारे पास, एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू जी। दिस शोज क्या हमें निकालना है, एफ इनवर्स, दैट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ वाई विल बी नथिंग बट जी ऑफ वाई, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ वाई ओवर हियर, वाई माइनस 3 by 4. So this is our actual answer. That means inverse of f. Clear? Very simple. In this way only we have to solve all the questions. कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखो जब भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा वो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव है दैट मीन्स 1 1 एंड ऑन 2। अब जैसे ही वो फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका हमें निकालना है इन्वर्स, और इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y लेंगे कोई भी उस रेंज में, और उसको हम दिखा देंगे कि उसकी वैल्यू है fx, और fx की जो भी वैल्यू होगी वहाँ पे लिख दो, वहाँ से हमें निकालना होगा x की जो वैल्यू आएगी वही होगा आपका इन्वर्स। तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्टली वहीं से लिख दोगे कि उसका इन्वर्स है वो, तो वो है उसका इन्वर्स। बट अगर नहीं है तो हमें जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालना है, चेक करना है कि वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है या नहीं। अगर आता है तो हम डायरेक्ट आराम से लिख सकते हैं कि दिस इज द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। डन। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।